Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about Down syndrome and this is the second part of this lecture. In previous lecture we have discussed about its epidemiology, causes and pathophysiology, also with टाइप्स. आज हम डिस्कस करेंगे डाउन सिंड्रोम की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसकी मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट विथ नर्सिंग डायग्नोस एंड काउंसलिंग ऑफ डाउन सिंड्रोम. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है क्लिनिकल फाइंडिंग्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन एंड सिम्टम्स. ये सारी जो वर्ड्स हैं ये इनका एक ही मतलब है. तो डाउन सिंड्रोम के क्या हो सकते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स, जिसको देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि इसको डाउन सिंड्रोम का ये पेशेंट है या नहीं. तो सबसे पहले जो इसका क्लिनिकल फाइंडिंग है वो है डिलेड मेंटल माइलस्टोन. यानी जो मेंटल की यानी ब्रेन की डेवलपमेंट है उसमें डिले हो जाए, उसको हम डिलेड मेंटल माइलस्टोन बोलते हैं, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन अकर होती है. देन सेकंड है हमारे पास डिलेड मोटर माइलस्टोन. ब्रेन डेवलपमेंट के जैसे ही मोटर की डेवलपमेंट को भी हम माइलस्टोन बोलते हैं. यानी स्टेजेस होती हैं जिनको वो पास कर कर दूसरी स्टेज में आता है और मज़ीद उसकी मोटर जो एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज़ और इन्हांस होती है. तो इसमें जो मोटर माइलस्टोन है वो भी डिले हो जाते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज देयर इज़ हाइपोटोनिया. हाइपोटोनिया का मतलब है जो मसल का टोन है वो कम है. तो पूरी बॉडी में जो मसल्स हैं उन सब का टोन कम है, जिसकी वजह से जो मोटर माइलस्टोन्स हैं उस बेबी के वो भी डिले होते हैं. उसके अलावा इसमें हमें हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो मसल्स हैं उनका टोन कम है, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स हैं वो ईजिली फ्लेक्सिबल मूवेबल है. इसको हम हाइपर फ्लेक्सिबल बोलते हैं, जिसको हम एक्रोबैट साइन बोलते हैं. देन है हेड में अगर हम स्कल की बात करें तो स्कल हमें माइल्ड माइक्रोसेफेली मिल सकता है, यानी छोटा होता है. उसके अलावा ब्रेकीसेफेली ये एक मेडिकल टर्म है जो कि यूज़ होता है टू डिस्क्राइब शॉर्ट एंटीरियर पोस्टीरियरली. यानी जो हेड है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड से शॉर्ट है, इसको हम ब्रेकीसेफेली बोलते हैं. तो इस टाइप का आपको हेड देखने को मिलेगा. उसके अलावा एट बर्थ यानी बर्थ के दौरान जब बच्चा पैदा हो गया है तो उसके बाद आपको उसके जो पोस्टीरियर फोंटोनेल है वो वाइड मिलेंगे और एंटीरियर फोंटोनेल लार्ज मिलेंगे विथ फाइन सिल्की हेयर. उसके ऊपर जो हेयर होंगे वो फाइन और सिल्की होंगे. देन है आइस में आपको हाइपर टेलोरिज्म मिलेगा. उसके अलावा इस वर्ड हाइपर टेलोरिज्म का मतलब है इनके बीच में एबनॉर्मल डिस्टेंस. यानी जो आइज़ है नॉर्मली जो जितना डिस्टेंस होना चाहिए उससे ज़्यादा डिस्टेंस होता है, इसको हम हाइपरटेलोरिज्म बोलते हैं. उसके अलावा आइज़ के ऊपर एपिकेंथल फोल्ड देखने को मिलेगा, जो इस डायग्राम में आपको क्लियर है. जो एपिकेंथम है वो कवर कर रहा है इनर आई को, इसको हम एपिकेंथल फोल्ड बोलते हैं. देन अपवर्ड स्लांटिंग ऑफ आइज़, जिसको हम मंगोलियन टाइप आइज़ बोलते हैं, ये मोस्ट कॉमनली आपको डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में देखने को मिलती है. इसमें क्या होता है कि जो आइज़ है वो थोड़ा अपवर्डली स्लैंट होती है. जैसे कि आपने देखा होगा जो गर्ल्स होती हैं वो मेकअप करती हैं ताकि जो उसकी आइज़ है वो थोड़ी अपवर्ड दिखें. तो नेचुरली इनमें अपवर्ड स्लैंटिंग ऑफ आइज़ होती हैं. उसके अलावा इनके अगर हम आइरिस को देखें तो उसमें हमें ब्रश फील्ड स्पॉट्स देखने को मिलती हैं, जिसको हम स्पेकल्ड आइरिस बोलते हैं. देन ईयर्स की बात करें तो ईयर लो सेट ईयर होते हैं, यानी नॉर्मली जिस पोजीशन पे ईयर होते हैं उस पर नहीं होंगे, उससे थोड़े नीचे होंगे. ओके. नोज़ इनका स्मॉल होगा विथ डिप्रेस नेजल ब्रिज, जैसे इस डायग्राम में क्लियर है आपको. माउथ आल्सो स्मॉल और प्रोट्रूडिंग फिशर टंग, यानी उसकी जो टंग है वो प्रोट्रूड कर रही होती है टिल 6 ईयर ऑफ एज. उसके अलावा इनकी जो टीथिंग है वो भी डिले होती है. देन है हार्ट में मोस्टली कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है 50% ऑफ डाउन सिंड्रोम के केसेस में, जिसमें 50% में एंड्रोकार्डियल कशन डिफेक्ट और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मोस्ट फ्रीक्वेंट अगर होते हैं. एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन में एक तो डिस्टेंड होता है विथ अम्बलाइकल हर्निया और वेसेरोप्टोसिस. इसमें क्या है जो और भी ऑर्गन्स है वो एबनॉर्मली अपनी जगह से जो है वो प्रोलेप्स हो गए हैं, उसको हम वाइसरोप्टोसिस बोलते हैं. देन सिक्स्थ है जेनेटेलिया की बात करें तो वो स्मॉल साइज होते हैं, जिनको हम हाइपोगोनेडिज्म बोलते हैं. और अगर मेल की बात करें तो अनडिसेंडेंट टेस्टिस फ्रीक्वेंटली इनमें पाए जाते हैं. ये कंजेनाइटल कंडीशन है जिसमें जो टेस्टिस हैं वो अपनी कैविटी में डिसेंड नहीं हो पाते, ऊपर एब्डोमिनल कैविटी में ही रहते हैं. इसको हम
अनडिसेंडेंट टेस्टिस बोलते हैं। देन हैंड्स की बात करें तो हैंड्स एक तो शॉर्ट और ब्रॉड होते हैं, उसके अलावा उनके हमें हैंड के पाम पे हमें साइमन क्रीज दिखने को मिलती है, जिसको जो कि वन ट्रांसफ़र क्रीज होती है। उसके अलावा क्लाइनोडेक्टाइल, ये एक टर्म है जिसका मतलब है जो लिटिल फिंगर होती है वो इनकर्व होती है, इसको हम क्लाइनोडेक्टाइल बोलते हैं, और ये भी आपको डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट के हाथ में दिखाई देगी। देन है फीट। फीट एक तो शॉर्ट होंगे और दूसरे ब्रॉड होंगे, उनके बीच में जो फर्स्ट एंड सेकंड टॉय है उनके बीच में आपको वाइड गैप मिलेगी, जिसको हम स्कैंडल फुट बोलते हैं। उसके अलावा इनमें जो ये सैंडल फुट है या फिर वाइड गैप है जो फर्स्ट एंड सेकंड टॉयज में, वो एक क्रीज को लीड करती है, जिसको हम एप क्रीज बोलते हैं। ओके, तो ये यहाँ तक थी इनकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन और सिम्टम्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस में एक तो इम्यूनोडेफिशिएंसी अगर होती है, बिकॉज देयर आर रिकरेंट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन और ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से ये सब हो सकते हैं बिकॉज उसमें इम्यूनोडेफिशिएंसी है। देन न्यूरोलॉजिकल देखें तो मॉडरेट सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होती है, और इनकी आईक्यू लेवल अगर हम देखें तो वो मीन जो होती है वो 50% होती है। उसके अलावा एक्सीडेंटल ट्रामा, ऑटिज़म। ऑटिज़म क्या है? ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। देन देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ सेनाइल डायमेंशिया ऑफ अल्जाइमर। अब इसमें क्या होता है, जो एडल्ट में हमें डायमेंशिया दिखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं सेनाइल डायमेंशिया। देन एटलैंटो एक्सियल इनस्टेबिलिटी विथ रिस्क ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इसमें हमें एक्सेसिव मूवमेंट या फिर इनस्टेबिलिटी मिलती है बिटवीन एटलस, जो कि सर्वाइकल नंबर 1 है बोन, और एक्सिस के बीच में अपर नेक में हमें एक्सेसिव मूवमेंट और इनस्टेबिलिटी मिलती है, जिसकी वजह से स्पाइनल कार्ड इंजरी के रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं इनमें। देन कार्डियक में अगेन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, रिकरेंट हार्ट फेल्यूर एंड रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं हमें। देन रेस्पिरेटरी की बात करें तो उसमें भी रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन मिल सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ड्यू टू लार्ज टॉन्सिल, एडिनॉइड और टंग, इनकी वजह से मिल सकती हैं। और जेनेटो यूरिनरी में देखें तो रीनल एनोमलीज जैसे कि हाइपोगोनेडिज्म मिल सकते हैं। और हेमाटोलॉजिकल में हमें एक्यूट मायोलाइड ल्यूकीमिया मोस्टली हमें देखने को मिलती है, जो कि 20 टाइम्स मोर कॉमन होती है डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में एज़ कम्पेयर टू हेल्दी पर्सन। ठीक है, एंडोक्रेनियल में क्रेनल में देखें तो हमें अक्वायर्ड हाइपोथायरॉयडिज्म मिलती है। ठीक है, इस बच्चे में हमें हाइपोथायरॉयडिज्म मिलती है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है और एडिसन डिजीज़ काज हो सकती है बिकॉज ऑफ देयर इज एबनॉर्मल सीक्रेशन ऑफ हार्मोन। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एनोमलीज में ड्यूडिनल एट्रेजिया, उसके अलावा हिर्स्चस्प्रिंग डिजीज़ देखने को मिलती है। ये वो कंडीशन है, ये कंजेनाइटल कंडीशन है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन को अफेक्ट करती है, जिसमें नर्व सेल की एब्सेंस या फिर माल फंक्शन होती है मस्क्यूलर लेयर में, तो इसको हम हिर्स्चस्प्रिंग डिजीज़ बोलते हैं। देन है इम्पर फोरेट एनस। अब ये भी एक कंजेनाइटल एनोमली है जहाँ पर जो एनल ओपनिंग है वो या तो एब्सेंट होती है या तो ब्लॉक्ड होती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल पैसेज है स्टूल का वो प्रिवेंट हो जाता है, यानी बाहर उसका पैसेज नहीं होता। देन है एन्युलर पेनक्रीज। अब एन्युलर पेनक्रीज अगेन ये एक रेयर कंजेनाइटल एनोमली है जिसमें जो पेनक्रियाटिक टिश्यू है वो सराउंड करता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम पोटेंशियली, जो कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को काज कर सकता है। देन अदर इसमें हम कॉम्प्लिकेशन देखें तो वो ओबेसिटी है, हियरिंग लॉस है, और इसके अलावा साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलती हैं। देन है इसकी इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में हम कैरियोटाइपिंग करते हैं फॉर द बेबी टू कन्फर्म डायग्नोज एंड डिसाइड द टाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम एंड देन द रिस्क ऑफ रिकरेंस। ठीक है, कैरियोटाइपिंग में ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा पेरेंट्स के लिए हम कैरियोटाइपिंग करते हैं इफ़ द बेबी ट्रांसलोकेशन टाइप, अगर उसमें हमें ट्रांसलोकेशन टाइप देखने को मिलता है तो हम पेरेंट्स में भी करते हैं फॉर सस्पेक्टेड एनोमलीज लाइक इकोकार्डियोग्राफी और हार्मोनल असे। अगर हमें कोई भी सस्पेक्टेड एनोमलीज मिलती है तो उसके लिए हम ये 2 प्रोसीजर करते हैं जिसके बाद हमें क्लियर हो जाता है इसकी डायग्नोस में। देन प्रीनेटल डायग्नोस में हम एक तो स्क्रीनिंग मेथड यूज़ करते हैं जो कि 95% ऑफ फीटस को डायग्नोस कर सकता है कि ये डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होगा। उसके अलावा मैटरनल एज ये भी देखते हैं कि मैटरनल की
यानी उसकी जो मदर है उसकी एज क्या है, क्योंकि जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे डाउन सिंड्रोम के चांसेस या फिर रिस्क इंक्रीज़ होते हैं। फीटल अल्ट्रासाउंड कराएंगे एट 15 to 20 वीक्स, और न्यूचल पेट थिकनेस देखेंगे जिसमें जो कि 6 मिलीमीटर होनी चाहिए, इसकी जो थिकनेस है वो 6 मिलीमीटर होनी चाहिए। अगर वो आपको ज़्यादा मिल रही है नेक के पीछे, तो ये भी हमें एक साइन देती है कि जो बेबी है उसमें क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं। देन मैटरनल फीटोप्रोटीन, वो हम उसकी टेस्ट कराएंगे तो वो लो मिलेगी। अनकंजुगेटेड ईस्ट्रायोल, वो भी हमें लो मिलेगी। और उसके अलावा बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, इसकी लेवल एलिवेटेड मिलेगी। और प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन, अगर ये सारे आपको टेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें डाउन सिंड्रोम है। देन कैरियोटाइपिंग फॉर मैटरनल एमनियोटिक फ्लूइड सेल और क्रोनिक वायरस सैम्पलिंग फॉर अर्ली डायग्नोसिस इन सस्पेक्टेड केस। अगर हमें सस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा तो हम जो मैटरनल एमनियोटिक फ्लूइड है या फिर कोरियोनिक वायरस सैंपल, यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लेसेंटा से थोड़ा पार्ट निकालते हैं, तो इसकी हम कैरियोटाइप करते हैं ताकि जो सस्पेक्टेड केस है उसको हम अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत टेस्ट जो कि ट्रिपल और क्वाड स्क्रीन है, इनके हमें जो फॉल्स पॉजिटिव रेट हैं वो 5% मिलते हैं। देन है मैनेजमेंट ऑफ डाउन सिंड्रोम, तो यहाँ पर इसकी मैनेजमेंट तो नहीं हो सकती बिकॉज इट इज़ कंजेनाइटल। तो जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं हम पेरेंट्स की, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उनके केस के बारे में और उसकी पॉसिबल प्रोग्रेशन के बारे में। जनरल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको गुड न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन और विटामिन सप्लाई के बारे में एजुकेट करते हैं। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के लिए उनको एजुकेट करते हैं। और रिहैबिलिटेशन एज एनी केस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि इनमें जो मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए रिहेबिलेशन का हम उनको बताते हैं। ओके, तो ये इसकी मैनेजमेंट है। उसके अलावा जो इनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनकी साइंस सिम्टम्स हमें देखने को मिलती है जो कि डाउन सिंड्रोम की वजह से है, उनको हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम को हम ट्रीट नहीं कर सकते। ओके, तो नर्सिंग डायग्नोज क्या हो सकती है, एक तो रिस्क फॉर डिलेड डेवलपमेंट रिलेटेड टू कोग्निटिव एंड फिजिकल इम्पेयरमेंट जो कि एसोसिएटेड है विथ डाउन सिंड्रोम। उसके अलावा इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन मिल सकती हैं रिलेटेड टू डिफ़िकल्टी आर्टिकुलेटिंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेसिंग थाट्स। अब इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन क्यों है, बिकॉज देयर इज़ हाइपोटोनिया। एक तो उनका आईक्यू लेवल कम है, दूसरा हाइपोटोनिया है, तो इसकी वजह से वो सही से जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो नहीं कर पाते, अपने वर्ड्स को आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये इसके नर्सिंग डायग्नोस हो सकते हैं। इनके लिए हमें इसकी मैनेजमेंट क्या करनी होगी, एक तो उनके लिए हमें इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान्स डेवलप करने हैं और फोकस करना है, उनकी इंडिपेंडेंस को प्रमोट करना है, उनकी सेल्फ केयर और सोशल स्किल्स को भी प्रमोट करना है। देन सेकंड के लिए हम उनकी फिज़िकल एक्टिविटी को इनकरेज करेंगे। उसके अलावा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको सपोर्ट करेंगे, एक्सरसाइज प्रोग्राम्स के लिए और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि जो उसकी फ़िज़िकल हेल्थ और वेलबींग है वो प्रमोट हो जाए। उसके अलावा हम उसकी फैमिली को एजुकेट करेंगे, प्रिवेंट फ्रॉम फॉल बिकॉज ऑफ हाइपोटोनिया, हाइजीन और ग्रूमिंग के बारे में बताएंगे। इमोशनल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, बिहेवियरल सपोर्ट और फैमिली काउंसलिंग मस्ट है डाउन सिंड्रोम के पेशेंट के लिए एज अ नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ये इसकी डिफरेंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।